अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सलाम। भाइयों और बहनों और भाई लोग, वेलकम टू ब्रेकिंग द साइलेंस। आपके साथ उमर खान, तैयबा मुफ्ती और अदनान अहमद। कैसे हालात हैं अदनान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं टाइम पे हूँ। जबरदस्त। यस, थैंक यू वेरी मच। तैयबा, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम उमैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। ऑलराइट जी। आज का टॉपिक हमने पॉज किया था तन मन नीलो नील की एपिसोड की वजह से। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, चूंकि बड़े लोग पूछते हैं क्वेश्चन जब हम बात कर रहे होते हैं कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, तो आज मैंने जितने लोग पूछते हैं उनको भी मैंने पहले बताया टॉपिक क्या है। और आज हम वेरी स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन करेंगे। हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिज, मी वर्सेस अस, यानी कि मैं वर्सेस हम। तो जो भी अज़दवाजी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलते उठते रहते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो अदनान से शुरू करते हैं आज कि अदनान, अब जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते तो हैं, खड़ाक तो होता है, और उसको किस तरह हैंडल, सिर्फ कि किस हद तक हैंडल किया जा सकता है, और उधर से शुरू करते हैं, देन वी गो फॉरवर्ड। आई थिंक इनिशियली इस बात को शुरू करने के लिए मैं ये कहूंगा कि लेट्स जस्ट नॉट डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट। इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम वी शुड कीप दैट सेपरेट विद द लव इन योर मैरिज। सो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट देयर इज, जो आपकी बात है कि कड़क होती है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसको ओवर पावर कर दें आप अपनी लव इन योर मैरिज से, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इसको जो है वो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे, और सम टाइम यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। और मेरे हिसाब से ये दो चीजें जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं, लेकिन आगे आगे जैसे चलती जाएगी गुफ्तगू तो फिर और भी चीजें आती रहेंगी साथ साथ। सही, सही बात। ओके, सो मेरा टेक ये है इस पे कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल, और ये पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है डेफिनेटली। और डिफरेंसेस ओपिनियंस के अंदर ये भी नॉर्मल है बिल्कुल। इनको मैनेज करना या इनको इनके साथ आप किस तरह आप इनको लेकर चलें, आई थिंक इट्स बेटर, आई एग्री विद अदनान कि कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप अपने पार्टनर को ये नहीं बताते कि आपको कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है, किस चीज़ पे आप उनसे नाराज़ हुए हैं, कौन सी चीज़ पे आपकी उनकी कोई उनके उनसे कोई एक्सपेक्टेशन थी और आपने उन्हें लेट डाउन कर दिया, डिस्कस करना इज़ ऑलवेज गुड। आई अंडरस्टैंड कि कुछ पार्टनर्स इन चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते, और उनका ये होता है कि आप सिर्फ अगर ये भी बोल देंगे कि जी मुझे आपकी ये बात नहीं समझ आई, तो वो पीछे से आएंगे और कहेंगे जी तुम्हारा तो हमेशा कंप्लेन ही मोड ऑन रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज अगर आपको एक अच्छी मैरिज चाहिए, नॉट दैट कि मैं सक्सेसफुल मैरिज की बात करी, लेकिन एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए इट्स बेटर कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। और जहाँ पर भी जिस किसी एक पार्टनर को भी ज़रूरत है, तो आप ज़रूर अपने पार्टनर को ये बताएं कि यहाँ पर आई नीड योर हेल्प इमोशनली, मेंटली, बिकॉज यू नो देर आर मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। जब आप शादी करते हो, उसके बाद आप पेरेंट बनते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को साथ लेकर चलते हुए अगर दो पार्टनर्स जिनकी लाइफ स्टार्ट करते हुए ये डिसीजन था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, और वो कहीं आगे डाउन द रोड लाइक 3 4 5 years में कोई एक भी इस तरह एक्ट करता है कि जी आई एम डन, मुझसे तो नहीं हो रहा, खुद ही करती रहो, तो ये वन मैन शो तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन जो आपने बात की आइडेंटिफाई करने की, किस हद तक, और ये हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हमारी देसी कम्युनिटी की, कि किस हद तक हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं कि अगर मैंने कुछ बोला है या किया है, वो तो हुआ सिम्टम, हम सिर्फ उस सिम्टम को लेके उस सिम्टम पे रिएक्ट करते हैं, बजाय इसके कि उस सिस्टम के जो पस पर्दा जो वजूहात हैं उसको, उस पे हम बात करने की कोशिश करें। तो किस हद तक हम जो देसी मर्द और ख़वातीन हजरात हैं, जो मियाँ बीवी हैं, कपल्स हैं,
इस सिचुएशन में हम सिम्टम के पीछे भागते रहते हैं, जिसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे भागते रहते हैं, उसके पस पर्दा हकायक मालूम करने की कोशिश नहीं करते हैं, और उसका नुकसान क्या हो सकता है? मैं इन दैट केस आई थिंक सबसे बेस्ट आप या मैं या कोई भी अदनान, हम में से किसी के पास भी गैब का इल्म नहीं है डेफिनेटली। ना हम इंसान देख के बता सकते हैं कि अभी इसके दिमाग में या इसके दिल में क्या चल रहा है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर को बॉदर कर रही है और उसने अपने पास से अजम्पशन कर लिया है कि भाई ये रीज़न हो सकता है, जबकि वो रीज़न है ही नहीं। आपकी वाली बात के पीछे पर्दा कोई रीज़न और ही है बिल्कुल। और दिखने में अगर आप लाइक बिहेवियर को जज करके बात करें तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं इसको क्या मसला हो गया है, या इसका प्रॉब्लम यही है। मसला यही है कि हमारे देसी कल्चर में आपस में बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस करना बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता शायद। ना वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, जबकि आई थिंक हाफ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स वैसे ही ख़त्म हो जाएं अगर हस्बैंड लेट्स से जॉब से आते हैं और वो स्ट्रेस्ड हैं, उन्होंने कोई उल्टा जवाब दे दिया, वाइफ घर में ऑब्वियसली पूरा दिन थकी हुई है, उन्होंने घर में से चिढ़ के आके कोई एक बात आगे से और मज़ीद ऐसी बोल दिया कि आग बराबर हो गई है, लाइक फ्लेयर हो चुकी है, पूरा फ्लेयर अप हो गया। तो उस सिचुएशन में बेस्ट यही रहता है कि वो आकर भी ये बता सकते हैं कि आज मेरा दिन इस तरह का गुजरा, तुम्हारा दिन किस तरह का गुजरा। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपस में ही सॉल्व हो जाती हैं, बैठते। अच्छा, चाय का एक कप। कभी चाय का एक कप तो हर चीज की दवा है, मगर एग्जैक्टली। कभी कभार ये भी हो सकता है कि बात वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि मेरा आज दिन ऐसा गुजरा है, बात वहीं पे स्पीडी ब्रेकर आ जाए, तो मैं क्या करूं अगर तुम्हारा दिन ऐसा गुजरा है तो ऐसा फिर। ही क्यों? अच्छा, ये उस सिचुएशन में होगा, मैं मानती नहीं हूँ। औरतों को हमेशा मिसजज किया जाता है कि वो घर में बिल्कुल अटैक करने के लिए बैठी हुई होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप घर आते हैं और घर आकर अपनी वाइफ के साथ दो बोल हंस के बोलते हैं, बच्चों को स्माइल करके देखते हैं, और आप सिर्फ इतना सा पूछ लेते हैं कि और कैसा दिन गुजरा, हो सकता है आगे से आपको ये भी सुनने को मिले कि आज मेरा दिन ऐसा गुजरा, फलां ने मुझे ये कहा, आज मेरे फलां जगह दर्द हो रही थी, मुझे बुखार हो रहा था, मुझे बड़ी लो फील हो रही थी। मैं सुन लें, इट्स फाइन, इट्स योर पार्टनर, आपको सुनना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, आप लाएं अपने साथ। पर अगर आप बिल्कुल ही अपनी पार्टनर की फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते, इग्नोर करते हैं, सारे प्रॉब्लम्स फिर वहीं से शुरू होते हैं। क्योंकि अगर दो लोग साथ रह रहे हैं और वो एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, देन टू मी दे आर मोर लाइक रूममेट्स, नॉट पार्टनर्स। ओके। अच्छा, एक कमेंट आया है हमारा शो की जानिब से, ग्रेट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कैन इट बी फ्रॉम वन साइड और बोथ साइड्स मस्ट मेक एन एफर्ट टू रिजॉल्व दिस इशू? ये मैं बॉल फेंक रहा हूँ भाई साहब के पास, अदनान। थैंक यू वेरी मच हमारा शो फॉर वॉचिंग एंड आई कमेंटिंग। थिंक आई थिंक इट्स द ये जो चीज है ये दोनों की तरफ से रिजॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप अपनी राय देते रहे, मैं अपनी राय देते रहूं, हम लोग एक वक्त आएगा आप अपना उठ के चले जाएंगे, मैं अपना उठ के चले जाऊंगा। तो अगर तो दोनों बैठ के इस मसले को हल नहीं कर सकते तो फिर इस मसले का हल कभी नहीं निकल सकता। और जो पर्सनली आई मीन एक्सपीरियंसेस से और जो सराउंडिंग में लोग देखते हैं उससे उससे ये समझ आती है कि हमारे यहाँ मसला छोड़ के ना जातियात पे चली जाती है एक बात। जो अगर आप देखेंगे, अगर आप मैरिज जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारी तो ये दुआ होती है कि भाई कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े मैरिजेस में, उसको सेटल कर लिया जाए, कोई तीसरा बंदा आके उस बात को रिजॉल्व कर दे, मतलब बात जो है वो खत्म कर दी जाए एज सुन एज पॉसिबल। तो होता ये है कि जहां बढ़ते हैं वहां आप ये चीज नोट करेंगे कि जो मसला शुरू होता है वो मसला जो होता है वो खत्म हो चुका होता है, लेकिन जातियात पे आ जाता है। तो जी, गो अहेड तो फिनिश योर गो थॉट। एट गो एट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि ये मैं सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं, हर जगह मैं देखता हूँ। स्पेशली हम काफ़ी गुस्से वाली कौम है, जहाँ पर हमारा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ख़त्म होता है वहाँ से हमारी ज़ातियात शुरू हो जाती हैं, और वो बड़ी जल्दी हो जाता है। इस तरह क्यों होता है? मुझे जो एक चीज़ समझ आती है, जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ डील करने का,
कि आया हम में इतनी बर्दाश्त और तहम्मुल नहीं है कि हम रीजन पे एक आर्ग्यूमेंट को लेके चले, बैक एंड फोर्थ काउंटर करें तमीज के साथ, और वो जो हमारा जो पैमाना, सब्र का पैमाना लबरेज होकर वो डुल जाता है। तो इसीलिए फिर हम जातियात पर आ जाते हैं कि भाई तैयबा को क्या पता, ठीक है तैयबा को क्या पता, मैं सारा दिन घर में बाहर काम करता हूँ, तैयबा तो आराम से घर पे बैठी रहती है, तुम्हें क्या पता। So, because I don't want to have a rational argument, it turns into personal stuff. तैयबा। सो यस यू आर राइट। हम जो कॉम है हम में पेशेंस तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी उस पे चले जाएं आप, प्लेटफॉर्म पे आप देख लें, हम में ना अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके पेशेंस है, ना दूसरे रिश्तों को लेकर हम में पेशेंस है, ना हम में इतनी बर्दाश्त है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस कर सकें। हमें ये सब चीज़ें करने का शायद पता नहीं है या सिखाया नहीं है। सिखाने का तो खैर मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये तो आप खुद अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हो। अब आप इतना तो बच्चे नहीं बनना चाहिए कि आपको हर चीज़ उँगली पकड़ के चलानी चाहिए। बट येस, बर्दाश्त एक सबसे बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक बात रही कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो ये अनरिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली बिटवीन 2 अ, यू नो पार्टनर्स, लाइक लाइफ पार्टनर, ये लीड करते हैं टूवर्ड डिवोर्स की तरफ। क्योंकि अब हमारे जो कुछ 4-5 साल या कुछ 10 साल ले लीजिए पीछे, उसमें हमारे जितने भी अब तक सुनते हुए आ रहे हैं, बेसलेस रीज़न है डिवोर्सेस के, बहुत बेसलेस। मुझे उसने ये कहा, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, बात ख़त्म। उसने मुझे वो कहा, वो मेरे लिए तैयार नहीं होती, बात ख़त्म। मतलब आप छोटी-छोटी बातों को बिल्कुल आप डिवोर्सेस की तरफ ले जाकर बात ही ख़त्म कर रहे हैं। रादर देन कि आप बैठकर 1 या 2 मौके दें एक-दूसरे को, बात करें, डिस्कस करें, पूछें कि भई क्या रीज़न है कि तुम, अगर चलें हस्बैंड को लेट्स से एक कंप्लेन और एक सिनेरियो के हस्बैंड को कंप्लेन है कि भई तुम तैयार नहीं होती, तुम सजती-संवरती नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा तुम में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो क्या ये हस्बैंड बजाय इसके नेगेटिव बोलने के, पहले पॉज़िटिव नहीं कह सकते? कि यार तुम तैयार हुआ करो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रोज़ मेरे लिए तैयार हो। वाइफ़ को भी कोई किसी किस्म का इश्यू है। अब आजकल एक चीज़ बड़ा हर घर का मसला बन चुकी है। मेंस जो है वो मोस्टली रील्स वॉच कर रहे होते हैं। नॉट ब्लेमिंग देम आई एम सॉरी, बट मेंस का मोस्टली ये होता है क्योंकि औरतें थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं बच्चों की तरफ, किचन की तरफ, अपने कामों की तरफ, क्योंकि वो तो उनकी डेली के काम है, उनको करने ही करने। बट मर्द हज़रात का होता है जब वो फारिग बैठे होते हैं तो उनकी रील्स चली जा रही होती हैं, चली ना उनका वाइफ़ की तरफ कोई अटेंशन होते हैं वो, ना वो बच्चों की तरफ अटेंशन होते हैं। इस सिचुएशन में बजाय इसके कि एक-दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, आप आराम से बोलें कि प्लीज़ आप अपना फ़ोन बंद करके मेरी बात सुन लें। आप बंदे को अपनी तरफ अटेंशन दिलवाएँ कि भाई आप मेरी तरफ प्लीज़ सुनें, तब मैं आपसे बात करूँ, वरना मुझे आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एम्फेसिस ऑन आराम से, बगैर किसी तंज के, बगैर किसी राइट। sarcasm के या भिगो के मारने के अंदाज में वर्बली। अच्छा, दो कमेंट महफूज बचपन, हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स टाइम टू लीव ए डिसफंक्शनल मैरिज। मगर इस क्वेश्चन से पहले आई वांट टू ब्रिंग दिस अनदर कमेंट. It's a common saying, bedroom conflicts are the root cause of every bitter relationship. How true is this? And what's the importance of physical synchrony? So, bedroom arguments lead to so many problems. किस हद तक ये चीज है सही, और कितना डैमेज होता है कि जब आर्ग्यूमेंट बेडरूम से निकल के लिविंग रूम में, आपकी ड्राइववे में, आपकी पब्लिक में आ जाता है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो आई थिंक अगर आजकल तो वैसे एक अच्छी चीज़ हो चुकी है कि आप मोस्टली जो कपल्स हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं रह रहे, उनका एक अलग सेटअप है, तो अगर उनकी कमरे से बाहर लिविंग रूम तक भी लड़ाई जाती है, दैट इज़ फाइन। बट हाँ, आई एग्री, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज़ अगर आप एक बार घर से बाहर इस मसले को ले जाते हैं, तो फिर वो आपका मसला नहीं, वो फिर सबका मसला बन जाता है। फिर उसमें हर कोई आएगा अपने हिसाब से, अपना इनपुट देगा, और कुछ इनपुट्स आपको समझ भी आएँगे, कुछ इनपुट्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे। जिसमें बहुत सारे लोग मोस्टली औरतों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसमें बर्दाश्त नहीं है, इसको सुनने की आदत नहीं है, इसका पता नहीं क्या, बिकॉज़ होता ये है, आई एम नॉट सेइंग
किसी बैड उसमें, लेकिन होता ये है कि जब हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होती है तो हस्बैंड कहीं ना कहीं किसी हद तक खुद को कंपोज रखकर लड़ता रहता है। उसकी आवाज़ जो होती है ना वो पता नहीं किस तरह रहती है कंट्रोल में, बट वो बहुत ऊंची नहीं जाती। जबकि औरतों का ऑन दी अदर साइड थोड़ा पेशेंस लेवल डिफरेंट होता है, तो वो थोड़ा हाई पिच पे जाती हैं और हाई पिच पे जाकर आपको एड्रेस करती हैं। जो भी मसला होता है उसको आपस में उनका लड़ाई झगड़ा होता है वो इस तरह चलता है। तो जब आवाज़ ऊंची होती है और आवाज़ दूसरे कानों तक जाती है तो लोग उसी को गलत समझते हैं जिसकी आवाज़ ऊंची हो गई। Very important point here. लोग also including बच्चे, let's say joint family system में एग्जैक्टली। बच्चे हैं. How damaging is that in the long run? सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छा सवाल है आपका भी, और बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है ये कि घरों में जब लड़ाइयाँ होती हैं स्पेशली बच्चों के सामने, तो जो फादर का रोल होता है ना वो क्या होता है, आई एम सॉरी नॉट इन अ बैड वे, लेकिन फादर का काम होता है माचिस लगा के भाग जाते हैं। और फिर वाइफ ऑब्वियसली जब आप वो बोलना शुरू करती हैं तो बच्चों को समझ आता है कि पता नहीं क्या हुआ, हमारे अभी तक तो सब नॉर्मल था, मम्मा ने पता नहीं क्यों चीखना शुरू कर दिया, पता नहीं इनको क्या मसला चल रहा है। तो यस, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड भी ख्याल रखें कि जब कोई ताना तंज किसी किस्म की नेगेटिव गुफ्तगू का मूड है तो या तो उनको अलग ले जाके कर लें या फिर उसका कोई अलग सेटअप बनाएं कि आप खुद आपस में करें, क्योंकि आपके बच्चों पे आप गलत असर डाल रहे हैं जिस तरह आप डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को। अगर आप आके हस्बैंड कुछ भी बोल के जा रहा है कि यार इतनी देर हो गई खाना नहीं बना, तुम सारा दिन कर क्या रही थी, तो ये चीज़ तमीज़ के दायरे में रह के बोल दें, क्योंकि जब वो ये बोल के जाएंगे तो आगे से जवाब भी आएगा कि सारा दिन वो क्या कर रही थी, फिर वो सारा दिन नहीं, वो आपको सारे महीने की कहानी सुनाएगी। अच्छा, so ठीक है, समझ आती है अदनान. अब इसमें ठीक है, मैंने बोल दिया कि यार ये क्या यार, अभी तक खाना नहीं तैयार हुआ, मैं ग्रोसरी भी ले आया, बच्चों को भी पिक कर लिया, अभी तक खाना नहीं तैयार हुआ. तो अब इस बात का जवाब आराम से भी दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? अदनान, आई एम गोइंग टू आस्क यू, और you're going to have to rely on your experience, ठीक है, because I'm asking this question based on all the experience and evidence I've gathered from other people. और कितना मुश्किल है इस बात का जवाब आराम से तहम्मुल के साथ देना सारे दिन में काम करने के बाद. आई थिंक अगर अगर मेरे हिसाब से अगर मर्द ने अपने एक नॉर्मल लहजे में पूछा है, डिपेंड करता है ना कि सवाल किस नौइयत से पूछा गया है। वही फिर बात आती है कि हमारे यहाँ रिश्तों में अज़दवाजी रिश्तों में, मैरिजेस में कॉन्फ्लिक्ट, वो जो बर्दाश्त है ना वो खत्म हो चुकी है। तो अगर तो आप ये चीज आपके अगर हस्बैंड ने या बीवी ने या किसी ने भी सवाल पूछा है कि खाना कब तक रेडी होगा, या मैं गई हुई थी ग्रोसरी के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान या दूसरे ऐसे ममालिक में नहीं रहते जहाँ मर्द जो है वो पानी भी उठ के पीने को प्रेफर नहीं करता, वो कहता मुझे बेगम ला दे या घर का कोई बच्चा ला दे। यहाँ अमेरिका में रहते हुए आप सब काम खुद करते हैं। तो अगर आप में से किसी एक ने ग्रोसरी ला दी और दूसरे से एक्सपेक्टेशन थी कि यार चलो खाना रेडी हो जाएगा खा लेंगे जल्दी से, तो अगर सवाल आराम से पूछा गया तो आई थिंक इसका जवाब आराम से दिया जा सकता है। आई गेस ये डिपेंड करता है कि आपके रिश्तों में बर्दाश्त कितनी है, आपकी आपकी जो आप में बर्दाश्त कितनी है। तो उस हिसाब से अगर मेरे अपने हिसाब से देखा जाए तो हर बंदे का अपना एक बर्दाश्त का लेवल है। और कुछ चीजें आई थिंक कुछ जो जो इशू, वही मैं फिर पुरानी बात लेके आऊंगा कि हमारे यहाँ वही, जब आप एक बात करते हो तो उस मसले को छोड़ दिया जाता है, बात जातियात पे चली जाती है कि यार अब तो मैं इसको यही, बीवी होगी तो वो कहेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, शौहर होगा तो वो कहेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पे आती हूँ या अपने पे आता हूँ, तो अब मैं इसको पूरा घर तक छोड़ के आऊंगा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, इतनी सी बात होती है और वो इतनी बड़ी बात बन जाती है। वो फिर पुराने सारे पीछे के किस्से, पुरानी दूसरी बातें, तो वो सारी बातें और जमा हो के जो भी पुरानी अगर लेट गो भी की गई थी वो सब साथ आ जाती हैं इसमें। सो दैट इज़ मोर लाइक अ कम्युनिकेशन इशू जिसमें आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं अपने पार्टनर को, पुअर लिसनिंग होती है या लैक ऑफ एक्सप्रेशंस का इशू होता है, जहाँ पर दैट कैन लीड टू द फ्रस्ट्रेशन। दैट इज़ समथिंग आई अंडरस्टैंड। बट इसके अलावा भी डेफिनेटली कपल्स की लाइफ में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स हैं, इंटीमेसी इश्यूज हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, और ऑल्सो लाइक एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं जो कि लाइक फैमिली साइड्स,
outside of the आपके फ्रेंड सर्कल से, फैमिली सर्कल से, या किसी भी ऐसी जगह से जहाँ से आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को आपस में लेकर साथ चल रहे होते हैं। सो इट्स लाइक हर चीज़ का हल, आई थिंक इट्स कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कॉम्प्रोमाइज़, फ्लेक्सिबिलिटी, यू नो कॉन्फ्लिक्ट फ्री टाइम भी होना चाहिए डेफिनेटली, आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके कि लेट्स जस्ट सिट एंड टॉक विदाउट इवन एनी शाउटिंग, विदाउट इवन मेकिंग एनी बिग डील। आप दोनों आपस में इस चीज़ को अग्री करें कि चलो यार बैठते हैं, बातें करते हैं। बात शुरू करने से पहले एक बड़ा कभी कभार ऐसा होता है हमारे बीच में भी कि जब पता होता है कि अगर मेरी किसी बात से ये चीज़ बढ़ेगी, तो मैं पहले ही कह देती हूँ, देखें बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात बोलने लगी हूँ। अब आप चीखिएगा नहीं, या आप एकदम से फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाएगा। तो आप इस तरह भी बात कर सकते हैं, नॉट दैट कि आपस में लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होना भी बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान है आपस में। एक अगेन वही बात है कि हमारी ओपिनियन डिफरेंट है, हमारा तरीका डिफरेंट है, हम दो डिफरेंट लोग हैं। वो फिल्मों में दिखाया जाता है, दो दिल एक जान, व्हाटएवर जो भी मिसाल होती है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप एक दूसरे के साथ आते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब आप लव मैरिजेस को ही ले लें कि जब तक हुई नहीं होती, तब तक आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, लड़के को लड़की के अंदर, लड़की को लड़के के अंदर, उसकी हर अच्छी बुरी आदत को आपको लग रहा होता है ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट। बट जैसे ही लड़की शादी करके घर के अंदर एंटर होती है, वहीं से सारी प्रॉब्लम्स होती है कि मुझे तो तुम्हारी इसी आदत से नफरत है, मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद ही नहीं है। तो गो हैड। नहीं नहीं नहीं, गॉड गॉड फिनिश तो योर ये थॉट। चीज़ें जो होती हैं मेन, आई मीन आपको फिर अगर आपने एक स्टैंडर्ड बनाया है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त लवी डवी रहें, हर वक्त एक दूसरे को फ्लावर्स देते रहें, प्यार मोहब्बत की बातें करें, लेकिन देयर हैज़ टू बी लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री टाइम जहाँ पर बैठकर आप अपने मसले डिस्कस कर सकें, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को डिस्कस कर सकें। बिकॉज इस्लामिकली भी अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी से बेहतर दोस्त दुनिया में कोई रखा ही नहीं है, जो एक दूसरे के पर्दादार भी हैं, एक दूसरे की बात को समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि यही उनका रिश्ता है। मगर अगेन हम दुआ कर सकते हैं इसके लिए, मैं और कुछ कह नहीं सकती। आई थिंक ओके। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि ये बात से मैं एग्री करता हूँ। हमारे यहाँ एक तो इन जनरल फिजिकल इंटीमेसी और इमोशनल इंटीमेसी, दे ये टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन काफी लोगों को इन चीजों का नहीं पता। अच्छा, फिजिकल इंटीमेसी जो हाँ। सॉरी, मैं आपकी फिजिकल इंटीमेसी में अपना इनपुट इसलिए देना चाहूँगी बिकॉज हमारी जो पाकिस्तानी कल्चर है ना, इसका मेन मसला सारा यही है, सारी फ्रस्ट्रेशन जो है आपस में वो यही है। बिकॉज बीवी जो है वो शादी के कुछ अरसे बाद, 3 4 5 6 साल बाद, उसका बच्चों के बाद ध्यान डिफरेंट तरफ चला जाता है, हस्बैंड की अलग नीड्स एंड वांट्स हैं, और फिर वाइफ का भी डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी नीड्स नहीं होती, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ को मेक श्योर करना है कि उनकी अपनी नीड्स एंड वांट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे हों, एंड उसके बाद आपके बच्चे और अब बाकी की चीज़ें आती हैं। ये तो एक वो हो गया ना एस्पेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो लैक की जाती है वो है इमोशनल इंटीमेसी। उसमें बेसिकली वो किस तरह आती है? वो कन्वर्सेशन से आएगी, एक्टिविटीज से आएगी, टाइम से आएगी, क्वालिटी टाइम टुगेदर वेयर देयर आर नो किड्स। Quality time between an husband and wife is not always a physical intimacy, it's emotional intimacy. लेकिन हमारे यहाँ ये वर्ड जो है, it's more like, oh, it's you're talking about intimacy, that's something they take it, वो बिल्कुल ऑफ डायरेक्शन में चली जाती है। हाँ नो, मैं ये भी लगता है कि यार आपने खाना खाने के बाद आप बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है, आप लेट्स से कोई ड्रामा देख रहे हैं, काफी अच्छे ड्रामे हैं आजकल, तो इकट्ठे बैठ ड्रामा भी देख सकते हैं आप। चलो इधर तो अब रिसेंट एग्जाम्पल ही मैं लूंगा, इकट्ठे बैठ के बंदा हुक्का भी कर सकता है, ठीक है, पान बना सकते हैं, ठीक, या अगर टीवी नहीं भी लगा, चलो क्रिकेट मैच अगर लगा हुआ है तो बैठ के क्रिकेट मैच भी देख सकते हैं। you're sharing that time। जरूरी नहीं है कि अब मैं, अगर हम बैठे हुए हैं और अगर ड्रामा लगा भी हुआ है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो अरे यार क्या बकवास ड्रामा है, बंदा सिर्फ बैठने के लिए ही ड्रामा देख लेता है। कुछ ड्रामास थे, आई मीन, जो मैंने देखे,
आई डिडंट लाइक देम बट देखे मैंने। सो अच्छा, क्वेश्चन एक आपकी पेरेंटिंग पे आया, कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से ट्रीट करना? क्योंकि बड़ी मर्तबा मैंने देखा है कि अगर वालदा कुछ बोलती हैं कि बेटे बहुत सीरियल खा लिया और बहुत शुगर खा लिया आज के लिए, बस अब कोई फ्रूट वगैरह खा लो, प्रॉपर सालन बना है वो खा लो, आगे से वालिद साहब बोले अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, खाना लो। तो उधर ही मैंने तो शॉट डाउन कर दिया ना जो माँ बोल रही है, क्योंकि माँ सही बोल रही है कि बेटे 3 बोल तुम खा चुके हो सीरियल के, चौथा इतनी शुगर क्या करोगे, कुछ सेहतमंद खा लो। तो उस मौके पर बच्चों को ये पता लग जाएगा कि ठीक है, अब मैंने अगर कुछ करना होगा ना तो मैं बाप के पास आऊंगा, क्योंकि माँ ने तो मुझे टोकना ही है। तो कितना गलत है ये बिहेवियर एक पेरेंट का, जब दूसरा पेरेंट कोई बात बोल रहा हो तो उसको बच्चे के सामने कॉन्ट्राडिक्ट करना और बोलना कि नहीं 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 कर लो। और ये कितने फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी पर। अच्छा, ये तो 100% गलत है, बिल्कुल, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब मैं डांट रही हूँ तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, ना आप मजाक उड़ाएंगे, ना आप अपना कोई इनपुट देंगे, और ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे बच्चे की दिल आज़ारी हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बच्चे को ये लगे कि माँ ने स्टार्ट किया था और अब बाप को मौका मिला है मुझे इंसल्ट करने का। तो इन चीज़ों का तो आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए, डेफिनेटली। बाकी रही बात हर घर में मेरे हिसाब से गुड कॉप एंड बैड कॉप का रोल प्ले ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज हमारे घर में भी एक माशाल्लाह रूल सेट है ये कि जब मैं अपने बच्चियों से कुछ कहती हूँ तब अदनान उस स्पेस से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। ही इज़ लाइक दैट्स योर जॉब, डू इट। ऐसा नहीं है कि कभी वो नहीं कहते, वो भी कहते हैं, जब वो कहते हैं तो फिर मैं भी इसी तरह करती हूँ कि मैं बीच में नहीं बोलती। और हम दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग शुरू दिन से है कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चों के बोलने पर बीच में नहीं बोलेंगे। फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, इंसान है, हम कोई बात ऐसी हो रही होगी, अगर जैसे अदनान डांट रहे होंगे, बीइंग अ माँ मुझे लगेगा कि नहीं मेरा इनपुट बड़ा ज़रूरी हो गया है यहाँ पर, तो मैं जाके बोल दूंगी कि हाँ आपके बाबा सही कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उस वक्त दोनों के बात की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि वो एक ही बंदा चलता रहे, एक ही बंदा समझाए, बात करे। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के साथ मेरे हिसाब से मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, अब्बू का बिल्कुल किसी किस्म का वो नहीं होता था। अम्मी ने हमें आज तक जितना भी मारा हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि माएँ जब मारती हैं तो वो आपका होता है कि आपकी वो स्वीट मेमोरीज में आती हैं कि मम्मी ने इस तरह, अम्मी ने इस तरह मारा था, अम्मी ने उस बात पे इस तरह डांट दिया था। लेकिन जब फादर आपके साथ किसी तरह की सख्ती करते हैं, हाथ उठाते हैं, किसी किस्म की ऐसी बात बोलते हैं जिससे बच्चे का दिल दुखता है, इट्स मोर लाइक अ बुली। आप घर में अपने बच्चों को भी बुली करते हैं, तो अगर कोई ऐसी बात फादर के मुंह से निकलती है जो बच्चे को हर्ट कर जाती है, वो बच्चा सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, और वो बच्चा अपने साथ पूरी ज़िंदगी एक बैगेज की तरह लेकर चलता है, फिर आगे वही चीज़ वो अपने बच्चों को भी देता है। तो और यहाँ या go ahead. नो, मैं बस ये बात ख़त्म करूँगी इस तरह कह के कि यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो मर्द हजरात हैं, आई नो कि वो बाप हैं, वो ये समझते हैं कि मैं बाप हूँ, मैं कैसे ना बोलूँ, मैं तो पैसे खर्चता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो, मेरा तो पहला हक बनता है। आपका बेशक हक है, लेकिन बच्चों की पेरेंटिंग में आप साइड हो जाएं, आप माँ को बताएं, अगर आपको भी कोई शिकायत है आप माँ को बताएं मुझे ये चीज़ इनकी नहीं समझ आ रही, इनसे बात करो। माँ का एक अलग तरीका होता है बात करने का, फादर का एक अलग तरीका होता है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मैंने भी देखी है वो कि लेट्स से कि अगर एक पेरेंट ने कुछ बोला, दूसरे पेरेंट ने अगर कुछ नहीं भी बोला, तो थोड़े से पॉज के बाद कोई और चीज़ आप आर्ग्यूमेंट शुरू कर दें which is related to the same thing, or then you've started an argument in front of the kid, and now the kid is thinking कि यार ये हमेशा मेरी वजह से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। तो इतना उस पे भी इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है कि यार मैं आता ही क्यों, मैं बात ही क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ बात करता हूँ मेरी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मैं आ ही ना करूँ इधर, ठीक है, इस सिचुएशन में मैं अपने कमरे में रहा करूँ, मैं अपने वीडियो गेम में रहा करूँ, मैं दोस्तों के साथ खेलता रहा करूँ। तो वो चीज़ भी एक I've seen के कैन हैव वेरी एडवर्स इफेक्ट्स।
on development of child. Acha, comments. Wipra Munaza says, I believe there are some questions that eventually become trigger questions. As a married couple, you know each other best and what each other's tolerance level is. बहुत जबरदस्त point इस पे मेरे जहन में question आ रहा है. As far as patience goes, yes, each one has to do their best patience. Each one has to exercise patience, but should also know that repetitive requests and expectations can cause conflict. अच्छा, जो मुनज़्ज़ा ने ट्रिगर की बात की, कितना सच है और कितनी गलत बात है कि अब एज ए मियाँ बीवी जब हमें पता है एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट्स, तो हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को गलत टाइम पर गलत वजह के लिए इस्तेमाल करते हैं, which I तो believe is such a bad thing to do. कि अगर मुझे पता है कि बेगम को एक चीज़ से ट्रिगर होगी, तो मैं जानबूझ के पंगा करूंगा ताकि गुस्सा हो और लड़ाई शुरू हो और फिर बात कहीं की कहीं निकले, ज़ातियात पर आए और वो सब कुछ हो. तो कितनी गलत बात है ये, यूजिंग इट थिंग्स एज ए ट्रिगर, और स्पेशली उस चीज पे अदनान वाली बात कि बात आज हो रही है मगर ट्रिगर के साथ आप 15 साल पीछे चले जाएं. सो इसमें दो जवाब बनते हैं. पहली बात तो ये कि वो जो पार्टनर में कोई भी लाइक वाइफ या हस्बैंड, दोनों में से जो भी ये चीज़ शुरू करते हैं कि ट्रिगर पॉइंट को जाके टच करते हैं आपके, वो अपनी इनर फ्रस्ट्रेशन को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उनके अपने अंदर होती है. उन्हें एक पॉइंट पर आकर ना पेरेंट्स की तरफ से ऐसी अटेंशन मिलती है ना सिबलिंग्स की तरफ से, और बच्चों के साथ ऑब्वियसली आप इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट कर नहीं सकते. रह दे के पंचिंग बैग बन जाती है बीवी या पंचिंग बैग बन जाता है हस्बैंड. तो जब आपके अंदर किसी किस्म की एक अंदर जंग चल रही होती है, इनर फ्रस्ट्रेशन होती है आपके अंदर की, वो फिर आप जाकर अपने पार्टनर पे फॉर नो रीज़न निकालते हैं, जहाँ उसका बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं होता, जहाँ उसे खुद भी पता नहीं होता कभी कभी कि ये चीज़ शुरू क्यों और ये शुरू कहाँ से हुई. सो पहला जवाब तो ये है आपकी बात का. और दूसरा जो था आपका सवाल, सॉरी मैं थोड़ा सा थोड़ा लंबा हो गया था कि ट्रिगर और हम क्यों ट्रिगर यूज करते हैं और फिर गड़े मुर्दे क्यों काटते हैं. अच्छा, ये गड़े मुर्दे ज्यादा शायद देसियों में ज्यादा होता है. गड़े मुर्दे शायद इसलिए उखड़ते हैं क्योंकि मैंने कहीं ये बात बहुत अच्छी पूरी डिटेल एक वो पढ़ी थी, पॉडकास्ट देखा था मैंने, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो शादी के बाद स्पेशली शुरू होते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में, फैमिलीज के, जब वो रिजॉल्व नहीं होते हैं ना, तो वो आपके साथ चलते रहते हैं. अगर आप में से कोई भी, लेट्स से अगर मेरी फैमिली ने अदनान को कुछ कहा है और मैंने अदनान को चुप करा दिया है कि भाई आप चुप छोड़ दें, उनका तो काम है बोलना, दैट इज़ रॉन्ग. मेरा काम है मैं अदनान को प्रोटेक्ट करूं, अदनान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करूं. अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड नहीं ले रही और मैं उसको स्टॉप नहीं कर रही राइट अवे, तो शायद अदनान का भी यही स्टैंड होगा कि 10 साल, 5 साल, 8 साल बाद बार बार हर कॉन्फ्लिक्ट में ये बात ज़रूर आएगी कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे बेइज्जत कर दिया था. इसी तरह वाइफ का भी यही है कि अगर वाइफ की सिचुएशन में भी कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर उसको किसी किस्म का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है पास्ट, शादी के बाद, और अगर हस्बैंड ने उसको ये कह के चुप करा दी कि छोड़ दो यार, चुप कर जाओ, जस्ट लीव इट, नेक्स्ट टाइम होगा देखी जाएगी, दैट इज़ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. वो अगर आप नहीं रिजॉल्व करेंगे या आपने टाइम से रिजॉल्व नहीं किए थे, अब हमारे टाइम पे तो खैर बहुत टाइम हो चुका है, हम इन चीज़ों को तो डिस्कस भी करें और रिजॉल्व भी नहीं कर सकते, लेकिन न्यूली वेड कपल्स के लिए मैं डेफिनेटली मशवरा दूंगी कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्फ्लिक्ट को आप लड़ झगड़ के उसको ख़त्म करें, उसका इख्तिताम करें. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है, किसी किस्म का क्रिटिसिज्म आया है आपकी फैमिली से या वाइफ की फैमिली से, आप उसको बहुत आराम से तमीज़ के दायरे में बैठकर बता सकते हैं. बल्कि आई थिंक कि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जहां आप बाउंड्री को सेट कर देते हैं अपने घर वालों के लिए कि ये आपने गलत बात कही है, आज के बाद आप मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे उसकी दिल आज़ारी हो. अब सामने वाले जब आप अब जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं अगर आपसे कुछ बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ आपको बिल्कुल सही कर रही हूँ किसी भी चीज़ पर, उमैर को ये नहीं आता, उमैर को बिल्कुल तमीज़ तरीका नहीं है बात करने का, या उमैर को तो पता ही नहीं कि कैसे करना है. आप
बीइंग इंडिविजुअल, आपको पता है कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, बट ज़रूरी नहीं कि जो आपको आता है वो आपने उसी वक्त ट्रे पे सजा उसी वक्त राइट अवे दे दिया। एक क्वेश्चन आया मेरे ज़हन में। गो अहेड। लेट्स से कि मुझे, चलो दान को तो खाना बनाना आता है बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है। लेट्स से मुझे खाना नहीं बनाना आता, नहीं आता भाई, लेट्स से कि क्या बात है, मुझे नहीं आता खाना बनाना, ठीक। और से बेगम बोलती है किसी के सामने, बिलफर्ज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, खाना मुझे बनाना आता, ठीक है। या किसी और जो, लेट्स से अगर मैं कुछ करता हूँ तो शी इज लाइक कुछ भी नहीं आते ही नहीं कुछ, हाउ बैड इट इज। और वजह जो हमारे देसी कल्चर में मैंने बड़ी ख्वातीन से सुना है, मॉम से, खाला से, फुप्पो से, बड़ी कजनों से, ये मैंने वजह सुनी है, नजर लग जाती है। मैं तारीफ करूंगी तो नजर लग जाएगी। ये कितनी गलत बात है। जस्ट द वे वी वांट हस्बैंड्स टू शो सम प्रेज, ये कोई गलत डिमांड है कि बंदा बेगम से कभी कभार साल में एक दो मरतबा सुन लेके, हाँ यार चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाता है। आई थिंक अब ये जो थोड़ी बात आई ना, ये इस तरह है कि हम लोग ये बहुत सुनते हैं कि वाइफ को आप अप्रिसिएशन करना है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको उसकी दिल आज़ारी नहीं करनी, अगर नहीं भी अच्छा तो तब भी आपको उसको तारीफ करनी। इसी तरह आई थिंक थोड़ा बहुत जो कुछ चीजें वो हस्बैंड भी अप्रिशिएट करता है कि भाई अगर वो नहीं भी कुछ कर रहा ना, मतलब जो वो कर रहा है, एक हस्बैंड बाहर जाता है काम करके पूरा दिन घर पे आता है, फिर उसने घर में आके ट्रैश उठा दिया, थोड़े मोड़े काम कर दिए, तो जो थोड़ा सा भी काम किया जाए ना उसके लिए उसको अप्रिशिएट करें, बजाय ये कि आप उसको नेगेटिव फीडबैक देने शुरू कर दे। तो वो एक पॉइंट क्या आता है, मर्द कहता है यार मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। मैंने इन जनरल अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग देते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो किसी काम के नहीं हूँ, क्योंकि उनकी बीवियां उनको मेंटली आई थिंक इस हद तक टॉर्चर कर देती हैं या बोलती रहती हैं। वही वही चीज आती है कि इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी नहीं होगी, बिल्ट अप नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी, तो दे वोंट नो ईच अदर डिजायर्स, राइट, दे वोंट नो ईच अदर नीड्स, वांट्स। अब हमारा एस्पेक्ट इस चीज पे आ जाता है, टनल विजन हो जाते हैं हम लोग कि एस्पेक्ट, नीड, डिजायर, फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, इट्स ऑल रिलेटेड टू द बेडरूम इंटीमेसी। नहीं, ये बेसिकली इट्स अ वेरी बिगर रेंज जिसे कहते हैं ना, कि मतलब ये बहुत वसी है। और इन सब चीजों को अगर लेके चला जाए तो फिर मर्द, हस्बैंड वाइफ को समझ आती है कि यार ये मेरी बीवी है, उसको ये पसंद है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, उसको मैं ये बोलूंगी तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि उसको मैं ट्रिगर नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें जब आप में बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आप जो है वो बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर हस्बैंड, बेहतर वाइफ। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आप नॉर्मली इन जनरली कल्चर की बात करें, वाइफ की एक्सपेक्टेशंस होगी यार मेरी फैमिली के लिए सब कुछ, मैं इसको इसकी फैमिली से काट दूंगी। अच्छा, एक ये एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हस्बैंड कुछ आगे से बोलता है तो उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, वो कहता है यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं तो बेकार सा आदमी हूँ। तो आई थिंक कुछ चीजों को लेके जो हमारे जो कल्चर में कुछ हैं, ऐसी औरतें वो इतना टॉर्चर कर देती कि हस्बैंड कहता है यार मैं, मेरी तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो जॉब पे जाता हूँ, जॉब से आता हूँ, काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दैट्स इट, आई एम डन, मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जाती। I've even heard quote unquote from someone कि ठीक है कुछ करते तो नहीं है, बस घर में होते हैं वो, जिस तरह डॉगी नहीं होते हैं, बस घर में होते हैं। I've heard this from someone I know, okay, once they were out of their relationship. क्वेश्चन आ रहा है मेरे जहन में कि, Um, हाँ जी सही बात। मैं आपके पहले क्वेश्चन का एक्चुअली जवाब देने की बात कर रही थी, जहां आपने बोला कि बहुत सारे लाइक ओकेजन में इस बात को मजाक बना लिया जाता है कि इन्हें नहीं आता कुछ भी कुक करना। मेरे हिसाब से अगर आपको ये चीज़ बॉदर कर रही है, लेट्स से अदनान अगर मुझे कुछ बोले जा रहे हैं कि तैयबा को ये नहीं आता, तैयबा को ये नहीं करना आता, और ये चीज़ हर बार एक मजाक की तरह रिपीट हो रही है हर महफिल में, एक एज अ जोक, बट आपको वो एक इंसल्ट फील हो रही है, तो मेरे हिसाब से इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठें और उनसे कहें कि देखें, बेशक मुझे खाना बनाना नहीं आता,
बेशक मुझे घर के ये सो एंड सो काम नहीं आते, लेकिन आप अगर मुझसे हेल्प चाहती हैं तो आप मुझे गाइड कर सकती हैं, मैं आपको हेल्प भी करूँगा। बट मुझे लोगों में बैठ के हमारा मजाक बनाना नहीं अच्छा लगता। अगेन, कम्युनिकेशन, वी नीड टू कम्युनिकेट कि हमें क्या चीज़ नहीं समझ आ रही और हमें क्या चीज़ समझ आती है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा भी आप एक अलग पर्सनालिटी रखते हैं, आप एक इंसान हैं, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप अल्लाह ना करे सिचुएशन अगर डिवोर्स तक जाती है तो डिवोर्स के बाद यू आर नोबडी टू ईच अदर। सो व्हाई नॉट बिफोर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन आप पहले ही बैठकर इस चीज़ को बात करें कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे सबके बीच में बैठ के तुमने मजाक बनाया और सब मुझ पे हंस रहे थे। उनके लिए ये जोक होगा बट मेरे लिए इंसल्ट थी। Right. Two more comments. Taimur, welcome Taimur, first timer. बहुत very good friend, sings amazing. He says agree with Madam Tayyiba. Sometimes people don't realize that they are saying what they're saying in front of others and how quickly that joke becomes an insult and munazza. That's what I mean by trigger points at Tayyiba. Question. भी है हमारे पास 20 मिनट 18 मिनट। दो क्वेश्चन हैं। एक तो डिवोर्स वाले क्वेश्चन पर जाना, मगर उससे पहले मैं आप दोनों का टेक लेना चाहता हूं कि जब बात हो रही होती है, डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है, या कब हम वो लाइन क्रॉस करते हैं कि जहां पर डिसएग्रीमेंट टर्न्स इनटू डिसरिस्पेक्ट। और उस पे जो असल क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि क्या हम कर सकते हैं एज शोहर और खावंद, बीवी और शोहर, कि जिससे वो डिसएग्रीमेंट ही रहे, डिसरिस्पेक्ट ना बने। आई थिंक मैं एक छोटी सी बात वही करूंगा। आई नो ऐसा लग रहा है कि मैं रिपीट अपने आप को रिपीटेटिव मोड पे लगाया हुआ है, लेकिन वही बात है सारी कि आप जब उस कॉन्फ्लिक्ट पे बात करें, जातियात पे मत जाएं। और जिस बारे में बात हो रही है आई थिंक उसको उसी पे लिमिट रखा जाए। अगर आज आज आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि ये काम इस तरह नहीं हुआ, तो आप आई थिंक बीइंग रिस्पेक्टेबल, बीइंग रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ दैट, आई थिंक बात उस तक रहे ना, ये कि आप 15 साल पहले पीछे जाएं और फिर पुरानी बातों को लेके आए, और फिर अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा तो आप जो है वो जातियात पे चले जाएं। मतलब मीन्स कि आप पर्सनल उस पे चले जाएं, तुम्हें तो ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम्हें ये नहीं आता, आपको ये नहीं होता। बजाय इन चीज़ों के अवॉइड करें तो आई थिंक ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और अगर आप बीइंग हस्बैंड, यहाँ पे तो वाइफ भी बाहर जा सकती है, हस्बैंड भी जा सकते हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए आपको उस आर्ग्यूमेंट को लीव भी करना पड़े, जस्ट लीव, गो आउटसाइड, थिंक अबाउट इट विद द कूल माइंडेड, जस्ट जाके ठंडे होके वापस बाहर आए, बाहर से अंदर आए, और फिर ये कि कोशिश करें कि इस बारे में या तो बात शुरू होती है तो फिर करें, अदरवाइज कोशिश ये करें कि इसको लेट गो कर दें। तो तैयबा, एक सब क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूँ इसी के हाँ। साथ, कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अगर ये चीज होती रहे शौहर की तरफ से या बीवी की तरफ से, ठीक है, डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर के तरफ जो रिस्पेक्ट है वो गवाएगा, कितनी तेजी से गवाएगा, और उसके असरात लॉन्ग टर्म में कितने खराब हो सकते हैं। सो उमर, इन दैट सिचुएशन आई थिंक जब आप अपने पार्टनर को हर वक्त लेट डाउन करते रहते हैं और हर वक्त किसी न किसी बात के लिए ब्लेम करते रहते हैं, तो एक टाइम आता है जहां आपका पार्टनर आपसे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और डिस्कनेक्ट होने का सबसे पहली निशानी होती है कि उसको आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, ना आपके पहनने ओढ़ने में, ना आपकी फीलिंग्स में, ना आपके इमोशंस में, ना आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, दोनों वाइस वर्सा, आप दोनों में, हस्बैंड वाइफ में आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, चेन बाय चेन, जैसे आप प्रॉपरली अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर ही और शी दैट कम्प्लीटली चेकड आउट, और उनके दिमाग में डिफरेंट चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट प्लान्स कि आगे मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए। कुछ लोग निकल जाते हैं किसी दूसरे की तलाश में, कुछ लोगों का गोल ये बन जाता है कि अब मुझे इस राउट में नहीं जाना, अब मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है, बजाय इसके कि मैं किसी के साथ रहकर रोज़ाना बेइज्जत हूँ, बिकॉज़ इट्स योर मेमोरी, क्योंकि
अगर आप किसी के साथ 10 साल रह रहे हैं और 10 साल से आप सिर्फ बेइज्जत हो रहे हैं किसी छोटी-छोटी बातों पर भी, तो वो 10 साल की मेमोरी उसके लिए पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। और यहाँ पर आई थिंक उसका अगर वो चेक्ड आउट हो जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि बस अब इनफ, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ ऐसा करना है कि मेरी ज़िंदगी सुकून की गुज़रे। बिकॉज़ इन द एंड शादी इज़ नॉट द प्रायोरिटी। शादी आपके सुकून के लिए है, लेकिन जो रिश्ता आपको बेसुकून कर दे, उसमें आई थिंक इट्स बेटर कि आप ना ही रहो तो ज़्यादा बेहतर। बिकॉज़ यहाँ पर इसीलिए अगेन अल्लाह ताला की तरफ से औरत को भी खुला का हक दिया गया है कि अगर किसी रीज़न से औरत को अपनी तज़लील रोज़ाना महसूस होती है, हस्बैंड अब्यूज़िव है। आई नो कि यहाँ पे कुछ लोग मिसालें देंगे कि एक जो थी वो बीवी थी वो जो है वो अपने हस्बैंड से मार खाती थी और रोज़ाना वो सारी चीज़ों को तैयार करके रखती थी कि आज उनके हस्बैंड ने आके मारना है। बेशक होता होगा, लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पे है। उनको उनको ये चीज़ समझ आती थी, उन्होंने ये किया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए ये बराबर का हक रखा है कि अगर मर्द आपको तंग आने पर तलाक दे सकता है, तो आप भी मर्द से तंग आने पर उससे खुला ले सकते हैं। Correct. इसी वजह से आप आपको ये डिसाइड करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बहुत सारी हमारी लेडीज़ जो हमारा देसी कल्चर है, उसका मसला ये है कि औरतें बेचारियाँ वो इस तरह बेचारी बेचारी कहूँगी तो फिर लोग दूसरे मर्द हज़रात मुझसे नाराज़ हो जाएँगे, सॉरी। लेकिन औरतों का सिलसिला ये है कि वो अपने बच्चों के लिए सफ़र करती हैं और वो ये कहती हैं कि जी मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, फिर मैं कुछ सोचूँगी। मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो वो उस चीज़ को लेकर चलती रहती हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि उनकी ये चीज़ उन पर और उनके बच्चों पर कितना बुरा असर डाल रही है। That's true. Yeah. I सो think आपकी जिंदगी आप अपने लिए जीना शुरू करें, ना ये कि बच्चों के कभी बच्चों के सहारे में कभी शौहर के आसरे में। तो जिंदगी आपको अल्लाह ने एक बार दी है, तो आप उसको खुद से जिए, बजाय ये कि दूसरों पे डिपेंड करें कि यार इस बच्चों की खातिर, शौहर की खातिर, माँ की खातिर, बाप की खातिर। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई बिलीव इन फर्म ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप एंड पर्सनल आपकी मेंटल पीस। Right. अच्छा, एक मुहावरा मेरे ज़हन में आ रहा है, मुहावरा नहीं, मीम मैंने कहीं देखी थी। समवन पर्सन ए सेड टू पर्सन बी कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे काम, you only live once, and person B was like, no, you live every day. If you want to, you only die once, and once you die, then there's no living back. So दो comments, उसके बाद एक final question की तरफ हम जाएंगे, final discussion point. Munaza, absolutely. It's not even joking in front of others. It becomes disrespectful, even with each other, if the same type of comments become a habit. Or, as said before, where one partner becomes a punching bag. Yes, or Tamur, you get what you tolerate, is what comes to mind. One has to draw a line at some point and not stay silent for the sake of love. Communication is the key. So the question इधर से मैं यहाँ ला रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है कि ये जो सारे रेड फ्लैग्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, उनको हम एक्सेप्ट करें, embrace करें, और we make a decision. How late is it to part ways, to say, okay, now it's time for me to move on and eventualize your divorce? क्या वो क्या, या हम सारी जिंदगी बस ये सोचते रहें, जैसे आपने बोला, बच्चों के लिए अभी इंतजार कर लें, अभी स्कूल में हैं, अभी कॉलेज में जाएंगे, शादियां हो जाएंगी? How far do we go waiting for those red flags to pile up? सो इट डिपेंड्स ऑन द मैरिज डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारी शादियों में फिजिकल अब्यूज़ नहीं भी होता तो वर्बल अब्यूज़ होता है। और वर्बल अब्यूज़ अगर आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर का आपकी तरफ जो बात करने का तरीका है वो इस तरह का है कि वो आपको कुछ भी कहने से पहले सोच नहीं रहे, गाली गलोच उल्टा सीधा जो भी आपको बच्चों के सामने बोल रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज इससे बड़ा रेड फ्लैग कोई हो नहीं सकता कि आप अपने बच्चों के सामने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देख रहे हैं और आप फिर भी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए मैनेज कर रही हूँ या मैं अपने बच्चों के लिए मैनेज कर रहा हूँ। बिकॉज मैं भी लाइक जैसे अ, अपने सर्कल में ही सुनी सुनाई बात पर मैं आपको ये बताऊंगी कि अ, अभी रिसेंट एक सुनने में आया था कि हस्बैंड
कि वाइफ ने ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी है कि वो उसने पहले तो ये शर्त रखी कि जी मुझे अलग कर दें। जब वो अलग हो गई, उसके बाद उन्हें तब भी सुकून नहीं था। उन्होंने कहा अब तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलोगे। तो उन्हें ये हुआ कि जी अब मैं अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलूँगा, अब तो आप अलग हैं, आप अपना सुकून से रह रही हैं, वो अपना सुकून से रह रहे हैं। ना वो यहाँ आएँगे, ना आप वहाँ जाएँगे। तो यहाँ पर आपको भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर सामने वाला आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते और आपने ठान ली है कि मुझे इसे बिला वजह अज़ियत देनी है, तो आई थिंक इट्स अ रेड फ्लैग। आप जब एक बंदे को सैटिस्फाई नहीं कर सक रहे, इतने बड़े-बड़े डिसीज़न लेने पर भी, इतने बड़े-बड़े स्टेप्स लेने पर भी, बिकॉज़ घर से मूव होकर दूसरे घर चले जाना, इट्स अ बिग स्टेप। अगर औरत या मर्द उसमें भी राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, उसके बाद जो भी मरहले आते जा रहे हैं और अगर औरत बार-बार कंप्लेन कर रही है या मर्द बार-बार कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे वो नहीं समझ आ रहा, तुम्हारा तो मसला ही यही है, तुम तो हो ये, तुम तो वो और तुम्हारे घर आई एग्री कि आप हस्बैंड के पेरेंट्स को और हस्बैंड आपके पेरेंट्स को कभी भी एज़ अ पेरेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये दुनिया का निज़ाम है, जो आपके माँ-बाप हैं, वो आपके माँ-बाप हैं, जो उनके माँ-बाप हैं, वो उनके माँ-बाप आप पे इज़्ज़त लाज़िम है, आप उनकी इज़्ज़त करें। लेकिन अगर आपको उनका वजूद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको उनका उनका ज़िक्र बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज़ अगर आपका पार्टनर आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और आप इन रिटर्न अपने पार्टनर के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं यार मुझे तो देखनी ही नहीं उनकी शक्ल गुस्से में आप इंसान बोलता है एंड आई एग्री विद यू दैट बिकॉज आप गुस्से में रिएक्शन देते हो बिकॉज उस वक्त आपका दिमाग नहीं चल रहा होता लेकिन अगर किसी इशू को रिजॉल्व होने के बाद भी सिचुएशन सेम रहती है तो ये भी एक रेड फ्लैग है जहां आपको सामने वाला ओपनली ये बता रहा है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मर भी जाओ, मैं तुम्हारी किसी चीज़ से खुश होने को तैयार नहीं हूँ। तो इसी इसी बात में मैं अपना पॉइंट ऐड करता जाऊं तो दैट मीन्स के between two people they created this toxic environment, right? एग्ज़ैक्टली। सो दोनों की तरफ से हस्बैंड हो या वाइफ हो तो वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट जब उन्होंने क्रिएट कर ली they didn't stop it at the right time and now they have to live with it, right? or walk away from it. so सबसे बड़ी चीज है ये अब मैं इस बात से एग्री करूंगा तैयबा की भी और उमैर ने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर करते हुए इस तरह समराइज कि it needs to be stopped before your relationship goes into a toxic relationship. आई थिंक सबसे बड़ी और ये आप बीइंग हस्बैंड वाइफ दोनों को समझना और जानना पड़ेगा कि किस मोड़ पे ये हमारा रिश्ता ये रिलेशनशिप उस तरफ जा रहा है जहां हम इसमें फील करेंगे कि वी आर जस्ट एक दबाव का शिकार हो गया आप में आपको एक फील होगा एक अननेसेसरी दबाव कि भाई मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए मुझे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये सवाल उठने शुरू हुए तो उससे पहले तब आप ये समझ जाए कि ये टॉक्सिसिटी हो चुकी है टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुकी है अच्छा एक चीज जो मेरे जहन में आती है बिफोर वी गो टुवर्ड्स रैप अप इसी क्वेश्चन को लेके कि व्हेन इट इज टाइम टू लीव ए डिसफंक्शनल रिलेशनशिप कि जहाँ पर आपकी जितना रोमांस है जितनी मोहब्बत है जितनी अंडरस्टैंडिंग है जितनी सेक्रीफाइसेस हैं वो सारी तो चलो गटर में चली गई हैं when even respect says Allah Hafiz to you and that goes out the door I believe for me that is the time Kiji thank you very much it was very nice knowing you and time to part ways और एक और चीज कि especially for people who have kids कि जब you see कि now everything that is happening is having a very adverse effect उन बच्चों की आपकी अपेरेंट हेल्थ पर फिजिकल हेल्थ पर मेंटल हेल्थ पर साइकोलॉजिकल हेल्थ पर उनके कॉन्फिडेंस पर सेल्फ एस्टीम पे जब आपको विजिबल डेंट्स नजर आना शुरू हो जाए तो दैट इज अ बिग फ्लैग के ठीक है भाई इधर से अब राहें जुदा कर ले फराज साहब का मुझे शेयर एक मूवी मैंने देखा था चलो ऐ दोस्त अब जुदा हो जाएं इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं सो coming to याद रह ही गया मुझे टाइम तो और हमारे पास काफी हो सकता है मगर चूंकि वी वांट टू कीप इट फोकस्ड
कि जाने से पहले आई बिलीव तैयबा से शुरू करते हैं, वी कैन स्टार्ट विद तैयबा, कि जो आपका लुब-ए-लबाब माशाल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी का, बीइंग अ पेरेंट, एंजॉयिंग लिविंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दो चीज़ें जो यू वुड रिलेट टू व्यूअर्स, देखने वाले सुनने वाले, कि जिन्होंने आपकी हेल्प की है टू सक्सेसफुली गो थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स। ये चीज़ नहीं है कि हम इधर बैठे हुए हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही जो है ना 100/100 है, वी ऑल्सो मैनेज थिंग्स, बट what is that has helped you go through your marriage so far? आई थिंक प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, बिकॉज हम दोनों आपस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वहाँ पर हम में से कोई एक डेफिनेटली ये स्टेप ज़रूर लेता है कि आकर कोशिश करता है कि लेट्स टॉक, क्या मसला हो रहा है। कभी अदनान फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं मेरी तरफ कि लेट्स सिट एंड टॉक। और अ, बच्चे जैसे आपके माशाल्लाह बच्चों की स्कूल यहाँ पे एक रूटीन है प्रॉपर, बच्चे टाइम से बेड पे जाते हैं, टाइम से उठते हैं। तो बच्चों के सोने के बाद जो आपका एक टाइम होता है थोड़ा सा, वो टाइम आप दोनों हस्बैंड वाइफ का क्वालिटी टाइम होना चाहिए जहाँ पर आप दोनों बैठें। और मेरे हिसाब से आई डोंट नो, लोगों के बारे में मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन लोग हमारे कल्चर में बड़ा मायूब समझते हैं इस चीज़ को कि हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने एक दूसरे को प्यार ना करें, क्योंकि ये गलत इंप्रेशन देता है। जबकि यही सबसे बेस्ट इंप्रेशन है अपने बच्चों पर, जब आपके बच्चे ये देखेंगे कि आप दोनों आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर लिया, कुछ पकड़ लिया, हक कर लिया, दिस इज नॉर्मल बिटवीन लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, और आपके बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉर्मल। तो ये चीज़ें घरों में मेक श्योर होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन बच्चों के सामने, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे होता है कि बच्चे बैठे हुए हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, फलाना है, अभी हाथ मत पकड़ना मेरा, मैं आपके पास नहीं आके बैठ रही, मुझे शर्म आ रही। क्यों? आप उनकी वाइफ हैं, आप उन्हें ओन करती हैं, आप उनके साथ बैठें, बातें करें, सबके सामने बैठें। हमारे कल्चर में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो हो रही हैं, और जिन चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए उन चीज़ों का जिक्र कहीं नहीं है। तो ये दो चीज़ें, कम्युनिकेशन फर्स्ट, एंड दूसरा एक दूसरे के लिए अफेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओवर टू यू अदनान। मेजॉरिटी तुमने तैयबा ने वो सारी बात जो मैं भी यही कहता कि मेरा भी टेक अवे यही है कि अगर हम कोई ऐसे परफेक्ट कपल नहीं है, हम कोई अ, वो नहीं है कि जो कभी एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं हुए, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। सब होता है, हर घर में होता है, जहाँ वही पहली वाली बात से कि जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ आती है, राइट? तो Yep. ये हर जगह होता है, लेकिन हाँ, मेन चीज़ आपको ये कि आपको कब किस पॉइंट पे उसको लेट गो करना है, उस चीज को छोड़ना है। अगर कोई भी एक इनिशिएटिव ले सकता है तो भाई या तो लेट गो कर दे या वॉक अवे हो जाए फॉर द टाइम बीइंग। एंड आई थिंक वॉकिंग अवे फॉर दैट टाइम एंड कमिंग बैक सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज वही बात मैं उनसे एग्री करूंगा तैयबा की कि बीइंग इमोशनली एंड फिजिकली इंटीमेट विद योर पार्टनर। तो अगर आपने हाथ पकड़ लिया, अगर हो सकता है कि उस वक्त माहौल गर्म हो रहा है, तो आप हक कर लो, आप पकड़ लो। तो इस ये हमारा वही कल्चर है कि हम बच्चे खड़े हैं, बच्चे देखेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। भाई बच्चे बच्चे देखेंगे, आपका रिलेशनशिप है तो वो बच्चे हैं ना। अगर आप किसी वजह से अपार्ट हो जाते हैं तो बच्चे भी आपकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। तो उससे बेहतर ये कि बच्चों को, या आप बच्चे अगर आपको देखते हैं तो दे विल लर्न कि यार हस्बैंड वाइफ देखो इस तरह, दैट्स हाउ दे रिजॉल्व, दिस इज हाउ दे आर गोना लर्न कि भाई हमारे पेरेंट्स ने इस तरह, उनमें आर्ग्यूमेंट होते थे बट माय डैड और माय मॉम यूज्ड टू let go everything and hug my dad or hold his hand or her hand and then everything went away. So ये चीजें उनको भी लर्न करने को मिलेगा इससे। और आई थिंक ये सबसे बेहतर है। दिस इज माय बेस्ट give away or take away so from this conversation. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच अदनान। मेरा जो छोटा सा टेक अवे, थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे शादी का, अज़दवाजी ज़िंदगी का, वालिद होने का, टू थिंग्स, जेंडर डज नॉट ड्राइव emotions, responsibilities, rights, it should not. ठीक, दैट इज, अगर एक ये चीज हम लोग समझ जाएं बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि
मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मैं भी चीख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बेगम को गुस्सा आ सकता है या शी कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड, या कि सिर्फ बेगम को आना चाहिए, मुझे नहीं आ सकता। आई कैन नॉट वेंट, आई शुड बी एबल टू वेंट, बोथ साइड्स शुड बी एबल टू वेंट। एक मर्तबा एक बंदा जब वेंट कर रहा है, आप रिलीज वाल्व को खुला रखें, सारी हवा को निकल जाने दें बिफोर यू रिस्पॉन्ड। एक चीज ये, और दूसरी, रिस्पेक्ट पैरामाउंट इन एवरी रिलेशनशिप। आप कुत्ते को भी प्यार से बुलाएंगे तो कुत्ता भी आपका गर्विदा हो जाएगा, वो भी आपका घर छोड़ के नहीं जाएगा, तो फिर तो इंसान तो बड़ी दूर की बात है। तो अगर डिसएग्रीमेंट्स होते भी हैं, खड़ाक होता भी है, कोई चीज़ पे 19-20 होता है, सो यू गॉट टू मेंटेन रिस्पेक्ट। बाकी सारी चीज़ें अगर पानी में बह भी जाती हैं, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो द रिलेशनशिप विल स्टे देयर। ये थोड़ा सा जो मैंने सीखा है, और जो मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द के लोगों से, कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स जो हमने देखे हैं, कुछ वो रिलेशनशिप्स जो बड़े ही नशेब फराज से गुजर के बड़े सक्सेसफुल हैं अब। सो ये था मेरा छोटा सा टेक अवे। थैंक यू वेरी मच मुन्नज़ा। हमारा शो महफूज बचपन, तैमूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट पॉइंट, नॉर्मलाइज लव एंड अफेक्शन बिटवीन स्पाउसेस। यस तैमूर, बहुत ही ज़बरदस्त बात की। और इसी के साथ हम लोगों को इजाज़त दीजिए, उमैर खान, तैयबा मुफ्ती और अदनान अहमद को, एक और एपिसोड ब्रेकिंग द साइलेंस की। Till next time, take good care of yourselves. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.